हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम पहले एटम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो एटम्स क्या होते हैं? पहले जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, जो पहले के ज़माने के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ खास डिस्कवरी नहीं करी थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एटम के बारे में ये बात बताई थी कि अगर मान लो कोई भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर है, उसको अगर हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और इसको तोड़ते तोड़ते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उसके हम और फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, तो जो पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं हम तोड़ सकते, उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। जैसे मान लो ये आ गया, इसके और हमने छोटे टुकड़े करे, इसके और छोटे टुकड़े करेंगे, करते करते एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको उन साइंटिस्टों ने क्या कहा था? परमाणु कहा था। परमाणु। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम था एल लेवेजियर। उन्होंने क्या कहा था? ही प्रपोज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रपोज किया था कि किस प्रकार से दो केमिकल या दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में किस प्रकार से कंबाइन होकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था? ही प्रपोज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की पहली लाइन। दूसरी लाइन ये कहते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट और मास का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता। मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है और बी, ये कोई रिएक्टेंट है, दोनों ए और बी सब्सटेंस रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट मान लेते हैं कि इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद कोई सी और डी सब्सटेंस बनता है, इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो हम मान लेते हैं जो रिएक्टेंट था ये तो 5 ग्राम और ये तो था 7 ग्राम, तो मतलब रिएक्टेंट का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होना चाहिए? 12 ग्राम होना चाहिए। वो बात अलग है कि इसका और इसका मास वेरी कर सकता है, हो सकता है मान लेते हैं कि ये 4 ग्राम है, तो ये कितना होना चाहिए? ये दोनों 12 है, तो ये 4 है, तो कितना होना चाहिए? 8 ग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरह से फॉलो करता है। जो केमिकल रिएक्शन है ये हमें अभी 9th क्लास में तो पढ़ना नहीं, 10th क्लास में पढ़ना है। तो अभी बस आप इतना ये समझिए कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहीं हम बात करते हैं दूसरा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, इन अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट। कोई भी कंपाउंड है वो हमें पता है एलिमेंट ही से मिलके बना होता है, और वो एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिले होते हैं। तो अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट इन फिक्स रेशियो। और वो जो एलिमेंट होता है, मतलब जो कंपाउंड है वो एलिमेंट से मिलके बना होता है। अब ऐसा नहीं है कि एलिमेंट का रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो रेशियो क्या होना चाहिए? फिक्स रेशियो होना चाहिए, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स। अब वो कंपाउंड कहाँ से लिया गया ये उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कंपाउंड है H2O। H2O मतलब क्या है? वाटर। तो वाटर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, इनका जो रेशियो होगा वो वाटर में हमेशा फिक्स रहेगा। वो वाटर कहीं का भी हो सकता है, सी का हो सकता है, ओशियन का हो सकता है, हमारे घर का वाटर हो सकता है, कहीं का भी। मतलब वो सोर्स पर डिपेंड नहीं करता कि उस सोर्स को कहाँ से लिया गया, उस पानी को कहाँ से लिया गया। उस पानी को कहीं से भी लिया गया, लेकिन उस पानी के अंदर के जो एलिमेंट है उनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे मान लेते हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है ना 1U होता है। 1U होता है यूनिफाइड मास। वैसे जनरली ये 1 एटॉमिक यूनिट होता है। हम बाद में पढ़ेंगे कि ये 1 एटॉमिक मास ये कितना होता है। तो यहाँ पर 2 एटम है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 2 मतलब 2U। अच्छा, ऑक्सीजन एक ही है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16U। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो वो कितना है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में मास ऑफ ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का 16 है ना, यू नहीं लिखते हैं। 2 1 सा 2, 2 8 या 16, मतलब कितना आ गया 1/8, जो रेशियो आया वो कितना आया 1:8। अब इस 1:8 का क्या मतलब है, तो मान लेते हैं 1 + 8 कितना होता है 9 होता है, तो मान लेते हैं हमारे पास 9 ग्राम वाटर है, 9 ग्राम H2O है। तो इस 9 ग्राम वाटर के अंदर ना 1 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा और बाकी 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मान लेते हैं यही 36 ग्राम वाटर है, 36 ग्राम H2O है, तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि इसका 1 पार्ट तो हाइड्रोजन होगा और बाकी 8 पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 4 ग्राम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और बाकी 8 पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब अगर 4 माइनस कर दें 32 पार्ट, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 4 को 8 से डिवाइड करूँ, 4 को 32 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा रेशियो 4 8, तो 1/8 रेशियो आएगा। तो वो चाहे जो सोर्स है वो कहीं से भी हो वाटर का, उसका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसी प्रकार से 1:8 ही आएगा। यहाँ पे 9 ग्राम वाटर था या 36 ग्राम वाटर है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा 1:8 ही रहेगा। इसी तरह से हम और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के क्या कांस्टेंट प्रपोर्शन हम निकाल सकते हैं। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक किसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब उन्होंने एटम के बारे में क्या थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारे के सारे जो मैटर होते हैं ना, उसको अगर हम तोड़ते जाएंगे, जैसा कि पहले भी हमने जाना, सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सारे के सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन था उसने कुछ पोस्टुलेट दिए थे एटम के बारे में। तो 6 पोस्टुलेट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारे के सारे जो मैटर होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल, टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जैसा कि पहले भी हम ये भी बढ़ चुके हैं। दूसरी बात डाल्टन ने कही थी कि एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिसको और डिवाइड ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरी बात डाल्टन ने क्या कहा था एटम के बारे में, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि मान लो आपके पास एक एलिमेंट है और एलिमेंट किसके बना है, छोटे छोटे इसके जो पार्टिकल्स है उससे बना होता है। और एक बात और बता दें कि जो एलिमेंट होते हैं उसके पार्टिकल क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जो मान लो ये कोई भी एलिमेंट है, उसके ये क्या है, एटम्स है, उसके ये क्या है, एटम्स है। तो ये पार्टिकल इसके, तो एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मान लो आपको ये एलिमेंट दे दिया सिल्वर, तो सिल्वर एलिमेंट के जो एटम है वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल इन मास। मतलब इस वाले एटम का मास इस वाले एटम के मास के बराबर होगा, या फिर इसका मास सबका, सारे एटम का मास क्या होगा, बराबर होगा। और साथ ही साथ हर एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे के क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, इसलिए उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है, आइडेंटिकल होगी। वहीं तीसरी बात क्या कही थी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर मान लो हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट है, मान लेते हैं सिल्वर है और वहीं पे एक हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है गोल्ड है, मान लेते हैं, है ना। तो इसके भी एटम्स होंगे, इसके भी एटम्स होंगे, ये अलग प्रकार के एटम्स के होंगे, लेकिन जो इस गोल्ड के अंदर, मान लेते हैं ये गोल्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये गोल्ड है। तो गोल्ड के क्या, गोल्ड का एटम सिल्वर के एटम से एक जैसा होगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट का एटम का मास भी डिफरेंट होगा
और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बात के एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मान लेते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। मतलब सिल्वर का एटम और गोल्ड का एटम दोनों का मास डिफरेंट होगा और सिल्वर के एटम की प्रॉपर्टी और गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी वो भी क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी। मतलब ना तो मास सिमिलर होगा और ना ही इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। चौथी बात इन्होंने ये कही थी। तो अगला पोस्टुलेट जो था, पांचवा पोस्टुलेट, तो क्या होता है, उन्होंने क्या कहा था कि एटम आर कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो होल नंबर में कंपाउंड होते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है। मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो ये होल नंबर कंबाइन हो रही है। या फिर मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हाइड्रोजन का नंबर 2 है, सल्फर का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का नंबर 4 है। तो जो एटम है वो कंबाइन हो रहे किस में, वो एक होल नंबर के अंदर कंबाइन हो रहे हैं। तो पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि कंबाइन एटम आर कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अच्छा, जो लास्ट पोस्टुलेट वो क्या कहा था उन्होंने, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हमको पता है कि कोई भी हम कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना होता है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और एटम्स जो होते हैं उनका नंबर होता है, या फिर काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर और काइंड, नंबर भी कांस्टेंट होता है और उनका जो प्रकार होता है वो भी। जैसे मान लेते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एटम का नंबर 2 है और ऑक्सीजन के एटम का नंबर 1 है। ये किसी भी कहीं से भी आप वाटर ले लो, वहाँ पे हाइड्रोजन का एटम उसमें 2 होगा, ऑक्सीजन का एटम 2 होगा, मतलब नंबर क्या है, सेम है। वो नंबर क्या है, कांस्टेंट है। 2 और 1 हमेशा ये फिक्स रहेगा और काइंड ऑफ एटम भी फिक्स रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वाटर का फार्मूला H2O के अलावा कुछ और हो जाएगा, एडिटिव मतलब C2O या फिर कुछ और हो जाएगा, नहीं। हमेशा जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, और हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का जो नंबर रहेगा वो हमेशा 2:1 के में रहेगा। तो ये तो था डाल्टन के पोस्टुलेट थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।